मेरे साथ गोपाल कृष्णन मौजूद हैं और आप देखिए पीछे पोस्टर लगा है जेसीओ जवान यूनिटी जिंदाबाद को लेकर। देखिए किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है इस बीच में, जब ये बीते 7 महीनों से बैठे हुए हैं तो ये तमाम चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाओं में अफसर और जवानों के बीच किस किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और अब तक वो भेदभाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जिसको लेकर फौजी कपिल ने एक नोटिस भी दिया। आइए बात करते हैं कि आखिरकार उस नोटिस के बाद क्या हुआ, लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल, सर किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है? आपका चैनल को मेरा धन्यवाद। प्रताड़ित तो किस प्रकार करके बोलने से, प्रताड़ित तो हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे साथ में इतना नहीं है, लेकिन सेना से जुड़ा हुआ बात है ज़्यादा। वो अपना जो बात यहाँ बोल भी नहीं सकता, उनको अपना मुँह से बोल नहीं सकता। ऐसे बोल दिया तो आपको कोई सैनिक दिखाई नहीं देंगे, वो भिखारी-भिखारी बरते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे है, जो स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जो कपिल जी ने जो उनके लिए लेटर भी बनाया था रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भी दिया है, हेल्थ मिनिस्टर को भी दिया हुआ है। पहले बार हम लोग ने जंतर मंदिर से हेल्थ मिनिस्टर को पहले बार हमने अवगत कराया हुआ है ऐसे एक लेटर, जो कि एक आप जानते हो हॉस्पिटल होता है, सिविल में जो हॉस्पिटल होता है आप जानते हो। अगर हम बीमार हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल का एक उसूल होता है, एक रूल होता है और डॉक्टरों को ऐसी शपथ दिलाया जाता है, उनके पास जो भी मरीज़ आता है, वो अमीर-गरीब नहीं देखना चाहिए और मतलब वीआईपी नहीं देखना चाहिए, इलाज करना चाहिए उनका। बिल्कुल। बस मतलब उनका सामने एक रिश्ता है, वो मरीज़ है, ये डॉक्टर है और डॉक्टर को आम जनता कोई भी हो, उनको भगवान के रूप से देखता है, ऐसे होता है। लेकिन सेना में ऐसे है, जो अगर मान लो एक जवान, एक जेसीओ या उनका फैमिली या अफ़सर और उनका फैमिली अगर जो मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए जाता है, तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। चाहे वो अफ़सर छोटी-सी बीमारी लेकर आया हुआ हो, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ दर्द से तड़प रहा हो, तो उनको फिर आखिरी में ही जाना पड़ेगा। ये सब होता है उधर। और जो ओपीडी वाला जो डेट्स, आपको ओपीडी का बोर्ड दिखाई देंगे वो, जो इस मंडे का दिन में ऑफिसर ओनली होगा, ट्यूसडे के दिन में जवान जेसीओ होगा। इसी जैसा जो बोर्ड आपको दिखाई देता है, ये सब होना भी नहीं मतलब चाहिए। मरीज की भी एक डेट निर्धारित कर दी है बिल्कुल मतलब। देना। अगर मान लो हमारा डेट में ही हम जाएगा, हमारा इलाज करेंगे वो, उनका डेट में जाने से वो हमको नहीं लेंगे। अगर उन्हें कोई इमरजेंसी है, हमारा डेट में आके वो घुस भी जाएँगे, वो कोई अब उसके लिए पूछ भी नहीं सकता है। क्योंकि वह जो काला कानून जो है, अपना अंग्रेज़ों के टाइम पर बनाया हुआ कानून को रद्द करना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए। हम इसके लिए बहुत आवाज़ उठा रहा है, लेकिन 75 साल से इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया है। जो कि हमारा जो भी संगठन हमारा होता है, अफ़सर जैसे जवान मिलके जो संगठन रहता है, तो अफ़सर इस सब सब चीज़ें सरकार के सामने नहीं रखता है। हमारा जो उसमें जो एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी जो चुनाव जो कि उसमें जाते हैं, वो लोग भी इसके बारे में आवाज़ नहीं देता है, जो कि उनको अलग से एक साख सुविधा उन्होंने देता है अपनी तरफ से, जो अपना प्रचार भी होता है उनका, तो वो सोचता है अफ़सरों के साथ में रहेंगे। अच्छा गोपाल जी, आपने मुझे एक बात बताई थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके जो साथ रहने वाले हैं जेसीओ जवान भी आपके विरोध में सिग्नेचर कर देते हैं, वो क्या बताया था? देखो, अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो गया, अगर मान लो गलती है, गलती तो होता भी है, जो सेना के अंदर गलती अगर छोटी-सी एक गलती को तो बहुत बड़ा बना बना देंगे। तो आपको मैंने इसको विस्तार से अगर बोलना तो बहुत है, जो आपको तो टाइम इतना मिलेगा नहीं। मैं शार्पली ये बता रहा हूँ, सेना के अंदर अगर मान लो गेट के अंदर हम एंट्री हो गया, तो जेल के अंदर भी आपको अच्छी सुविधा दिखाई देंगे। लेकिन ये हमारा सेना के अंदर हम जाएँगे तो, हमको अगर मान लो आज सवेरे से लेकर हमारा रात तक हमारा काम जो है, हमें देखो गेट से बाहर आके कोई काम के लिए जाना है, अपना पर्सनल काम के लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आम जनता, आम मतलब जो रेलवे का हो, किसी कर्मचारी हो, ये लोग जाता भी है। 2 मिनट के लिए जाके आ भी जाता है, लेकिन हम नहीं जा सकते ऐसे। अगर उनको बिल्कुल बगैर परमिशन वो बाहर नहीं जा सकता है। तो एक तो हमारा सुरक्षा के ऊपर भी निर्भर है वो चीज़, एक तो हमारा ऊपर जो उत्पीड़न का ही ज़रिए ऐसे बोला जाता है। तो मान लो मेरे को थोड़ा बाज़ार जाना है, तो मान लो संडे के दिन है, जो छुट्टी है, तो मेरे को जाना है तो मैं आउट पास लेना पड़ेगा। अगर रात में रेलवे स्टेशन में मेरा हो सकता है, मेरा कोई परिवार कोई कोई ट्रेन में क्रॉस कर रहा होगा, मैं उससे मिलने जाना, तो मैं उनके लिए नाइट पास लेना पड़ेगा। अगर जो आउट पास लेना पड़ेगा। बिना कागज़ से हम नहीं जा सकते, लेकिन ये सब चीज़ें इतना आसानी से नहीं मिलेंगी। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको चमचगिरी करना पड़ेगा। अगर हो सकता है वो दिल पे तलवार चलाएँगे, नहीं जाएँगे, तो ठीक है हम दुखी हो के अपनी जगह पर रहेंगे। हम अगले को हो सकता है बताया होगा मैं आएँगे, लेकिन हम नहीं जा पाएँगे। हम फिर उनको झूठ बताएँगे। हम आ गया तब तक ट्रेन निकल गया, ऐसे कुछ बताएँगे, जो कि हम भी सेना के अंदर है। इसी जैसा
निचले रैंकों को झूठ बताने का जो पूरा कहानी झूठ अगर बोलता है फौजी, ये अफसरों की वजह से बोलता है, जो कि उन्होंने सुविधा सरकार दिया है, हमारा गवर्नमेंट दिया है, जो हमारा पब्लिक का सहमति से दिया है। लेकिन सेना के अंदर वो जिस पहुंचेंगे, हर चीज से, या हमारा राशन तक, हमारा वर्दी तक, हमारा यूनिफॉर्म तक, हर चीज से मैं आपको ए टू जेड क्या बताऊं, हम लोगों ने अगर सुबह चाय अगर पीता है, वो चाय में डालने वाला दूध हिसाब से जो सरकार हमको देता है, एक आदमी के लिए 250 मिली दूध है, मैं मान लो ये दूध तक हम तक अगर पहुंचना है तो अफसर का जो मेहरबानी चाहिए, ठीक है। अब साख सुविधा का साथ में भी रहता है, और मेडिकल का जो आपको मैंने बता दिया, ये अलग अलग डेटें लगाना, हमारा डेट में वो आके घुस सकता है, उनका डेट में हम बिल्कुल नहीं जा सकते। एकदम बताएँगे यार आज अफ़सर का दिन आपको पता नहीं है क्या कैसे आ गया? यही बात आएँगे। ये एक मजबूरी, एक बोलने वाला भी हमारा रैंक का है, लेकिन बोलना पड़ता है, उनको ड्यूटी है। अच्छा, सजाएँ क्या होती हैं आपके लिए? जैसे कानून के हिसाब से तो जेल होता है और फिर ज़मानत होती है, फिर वैसे कार्रवाई होती है। उन लोगों ने आपके लिए क्या सजाएँ बनाई रखी? सेना के अंदर कोई जेल जो सेना के अंदर जो जेल अपना बना के रखा है, हुँ। जो हमारा क्वार्टर गार्ड बोलता है उसको, ठीक है? और उसमें चार्जशीट भी होता है, सीधा उसके अंदर नहीं करता है, चार्जशीट होता है, जो हमने बाहर भी जाने के बाद अगर कोई गलती कर दिया, तो भी इसका इंक्वायरी होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, सब होता है। लेकिन अगर हमें बचाने वाला बात है, तो बचा भी देंगे, अगर हमें फँसाने वाला बात है, ज़्यादा तौर पर तो नमूना बना देता है। एक आदमी को एक नमूना बना दो, एक अगर उसने गलती भी कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ गलती तो देखो, आप एक किसी भी जवान हो, वो माँ-बाप के लिए वो अपना बेटा भी है, वो देश के लिए तो सैनिक है, लेकिन वो माँ-बाप के लिए बेटा है और अपना पत्नी के लिए वो पति भी है, बच्चे के लिए बाप भी है। अब इसका और भी पद निभाने के बीच में कुछ ना कुछ गलती उससे हो जाएगा। अब वो निभाने के बीच में अगर वो उन्होंने उसने अपने छुट्टी माँगा होगा, लेकिन वो नहीं देंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर मान लो सेना के अंदर फैमिली क्वार्टर्स है, अफ़सरों के लिए भी है, जेसीओस के लिए भी है, जवानों के भी क्वार्टर्स है। आपको उस क्वार्टर के अंदर फैमिली के साथ अफ़सर रहते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल साफ सुविधा के साथ में वो पाउडर वगैरह लगा के वो लोग शॉपिंग जाते हुए आपको दिखाई देंगे, वो सिनेमा जाते हुए दिखाई देंगे, और हर चीज़ से अगर उनका कोई रिश्तेदार कहीं आ रहा है तो उनसे मिलने के लिए जाते रहेंगे। उसके लिए गाड़ी-घोड़ा जो भी चाहिए सरकार से निकालेंगे। उसका ऑडिट जो होता है उस टाइम पर ऑडिटर बता देंगे ये मिसयूज़ है, ये इनके लिए लागू नहीं था। लेकिन इसको भी ठीक करके देने वाला भी जेसीओ जवान होता है। वो हमने मान लो मैं खुद ही मैंने ये काम किया हुआ, मैं ड्राइवर सेक्शन में काम किया हुआ है। हमारा कार्डेरीज़ होता है, उस कार्डेरी में जो ड्यूटियाँ एंट्री होता है, अगर आप का फैमिली के लिए बाज़ार में पिकनिक के लिए गया या शॉपिंग के लिए गया, उसके अंदर शॉपिंग नहीं लिख सकता है। अगर लिख दिया तो ऑडिटर उसको पकड़ेंगे, तो हम उसके अंदर लिख देंगे उसी दिन का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आज फायरिंग रेंज में मतलब आप जाकर लोग झूठ भी झूठ लिखते भी हैं? उनके लिए करना पड़ेगा। अगर मैं उस जगह पर मैं ईमानदार बन गया, मान लो, मैं उन ईमानदार बन गया, मैं नहीं कर सकता इस शब्द मैं सरकार को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं इसी जैसा नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसका कोई ऑडिट नहीं करा सकता हूँ। अगर मैं बोल दिया, तो मैं आपके सामने इसी जैसे खड़ा होके पेंशन लेके अंदर-मंदर में लायक नहीं होंगे। मेरे हाथ में एक कटोरी देके भेज दिया होगा। अब उसी कटोरा मेरे हाथ में आने के साथ में साइन करने में दूसरा मजबूर हो जाता है, वो विटनेस बनेंगे। वहाँ लिख दिया डिसऑर्डरली बिहेव, वहाँ लिख दिया, कुछ ना कुछ, अभी मैं अकेला पड़ गया। अब हमारा साथ वाला हमारा साथ नहीं देंगे, वहाँ कोई जिंदाबाद नहीं होंगे, जो रेलवे में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इसी की वजह से नहीं होंगे। वहाँ कोई यूनियंस नहीं होता, यूनिफ़ॉर्म में कोई यूनियन नहीं होता। अब उसमें जो डरा दिया, अब वो बोलेंगे, "अरे यार! अभी क्या करूँ?" साइन कर दी। इधर आने के बाद माफ़ी माँगेंगे, मेरा मजबूर है। देखो, मेरा बच्चे के साथ में मैं तो बाहर चले जाएँगे, अब तो जा ही रहा है। तो मेरे को जाने वाला रास्ता क्लियर हो गया कि नहीं? अब अफ़सर फ्री में बैठा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं किया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया है। जो मेंबर दूसरा था, तीसरा था, उन्होंने बोल दिया ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। बस वो ये जिसका है उसका खिलाफ हो गया। अब वो जा रहा है। ऐसे तो काफ़ी जो सैनिक तो मतलब जो एथिक्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं, उन एथिक्स को तोड़ने का काम मजबूरन आपको करना पड़ता है। करना पड़ता है। जो सर्विस करके जितना भी लोग पीबी-ओआरएस रैंक से अगर आया है, वो अपना ईमानदारी किसी ना किसी जगह पर खो के ही आया है। पूरी ईमानदारी के साथ उनको कभी सर्विस करने का मौका दिया ही नहीं, मिला भी नहीं है। जो कि अगर मैं चाहता भी ये ईमानदारी से करना, नहीं हो पाएँगे। हम कुछ नहीं कर पाएँगे। ये कानून है, इसी जैसा काला कानून बना के रखा है 1911 का कानून, जो अंग्रेज़ों ने अपना फ़ौज में हमारा लोगों को रखा था, तो हमें उन्होंने गुलाम बना के रखे थे। एक तो सैनिक का दर्जा दे दिया, गुलाम बना के रखे थे। उनके लिए जो अच्छा काम करेंगे, उसके लिए जो अच्छा काम करेंगे, वो उनके लिए प्रमोशन देंगे। वही तो जेसीओ रैंक, उसको जेसीओ बना दिया। तो वो जेसीओ बना दिया, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, अलग करके रख दी, अलग सुविधा दे दिया। तो इसी जैसा हमारा साथ में भेदभाव करने के लिए कुछ काला कानून बना के रखा है,
उस काला कानून का इस्तेमाल आज भी सेना में हो रहा है। यही मांग किया है, हम कोई पैसा नहीं मांग रहा। अगर हमारा सरकार के पास अगर ओआरओपी देने के लिए पैसा नहीं है, एमएसपी बराबर करने के लिए पैसा नहीं है, अलाउंस देने के लिए पैसा नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको अभी पेंशन दे रहा है, उसमें से भी 1000 2000 काटना है, वो भी काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको सुविधा देके, उनको सब कुछ देके, जो ओआरओपी उनके लिए लागू नहीं है, उनको दे के रखा है, उसको वापस ले। उनको रिफंड करो, सरकार अपने पास रिफंड करो। हमारा एफए बन गया, हमारा हक हम कल से हम मांगेंगे, खुद ही मांगेंगे। सरकार से हम बताएँगे हमारा ये है। सरकार के पास हैसियत है तो हम लेंगे। हम दबाव नहीं डालेंगे, हम बोझ नहीं डालेंगे, हम आम जनता का बोझ नहीं है। लेकिन इसी जैसा जो हम स्ट्रेंथ का है 3% है, वो क्या बोलता है, जो हम 3% है हमारे लिए आप कर लो, आपके इतना अरब करोड़ से काम हो जाएगा, इनको तो हम सँभाल लेंगे। ये तो भेड़ बकरी है, हम इसको सँभाल लेंगे। सँभालने के लिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बना के रखा उन्होंने, चुनाव करके। वो उसमें हमारा ही रैंक रहेगा बैठा हुआ है। उनको बोलेंगे आने वाले चुनाव में तुम्हें हमने एक टिकट दिला देंगे, तुम्हें वहाँ चला जाएँगे, तुमको ये मिलेंगे। अब उसको आ गया लालच। जो आपको पता है कि इस राजनीति जो टिकट अगर मिल गया है, इतने तुच्छ दर्जे की हो आज एमएलए बन गया है, 2 महीने के बाद इस्तीफा दे दो, तीसरा दिन फिर जाके फिर शपथ ले लो, मेरा एक ही पेंशन और बन गया। अब क्या करना है, ये जो ये यहाँ आके जो 6-7 महीने से यहाँ बैठ के, ये 1000 वो बनाने के लिए हम बैठे, ठीक है? अभी हमें प्रॉब्लम यही है, हमें प्रॉब्लम यही है, हम कोई भेड़ बकरी नहीं है, हम कोई गुलाम नहीं है। इस देश आज़ाद हुआ है, इस देश आज़ादी के पीछे कई लोगों ने अपना जान दिया है। हम इस देश को आज़ादी रखने के लिए, अभी भी आज़ाद रखने के लिए हमारा कई सैनिकों ने अपना जो अभी भी आप देखें कि एक्सीडेंट हुआ था। कोई अधिकारी उसके अंदर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो हम ये नहीं बोल रहा हूँ उनका क्यों नहीं हुआ, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसी जैसा हमारा लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रह रहा है, जो उसी को क्यों ऐसे अनदेखी कर रहा है? हमारा सरकार क्यों हमें गुलाम बना के रखा है? हमारा आवाज़ हम गुलाम नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ गुलाम नहीं है। इसी जैसा सेना के अंदर वो मुँह नहीं खोल सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं खोल सकता। मैंने जो भी बोला सेना से जुड़ा हुआ बात बोला। जो मेडिकल का ग्राउंड हो या प्रमोशन वाला बात हो या ट्रांसफर जाने वाला बात हो या पोस्टिंग जाने वाला बात हो या मैं छुट्टी जाने वाला बात हो या मेरा फैमिली को ट्रीटमेंट करने वाला बात हो और पैरासिटामोल गोली लेने वाला बात हो, हर के पीछे मेरे को चमचगिरी करना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अगर बीमार हो गया, हम सीधा भाग के अपना इलाज नहीं कर सकता है, ना अपना परिवार का इलाज कर सकता है। लेकिन अगर अफसर को होता है ऐसे हो जाएगा, पूरा बटालियन उसका उस दिन अगर लड़ाई भी लग जाता है, वो को भी सीज़ फायर करा देंगे वो। उसके बाद वो काम अपना करा देंगे। इसी जैसा पावर लेके बैठा हुआ है, ये सब पावर हटना चाहिए, जो कि हमको भी गुलाम बन के हम नहीं रहना। हम गुलाम हैं, मैं अगर गुलाम है, तो मेरा परिवार पूरा गुलाम है, मरने तक। ऐसे क्या ऐसे कौन से जो मैं मेरे परिवार को गुलाम करने वाला कौन-सा ताकत है मेरे पास? तो मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, पूर्व सैनिक आवाज़ उठा रहा हूँ, जंतर-मंतर से आवाज़ उठाया हुआ है। इस आवाज़ को दबाने में लगे हैं हमारा अफ़सर,